प्राचीन काल से चमत्कारी और श्रापित आर्टिफैक्ट्स के किस्से कहानियां फोक टेल्स में सुनाए जाते हैं। माना जाता है कुछ ऐसे प्राचीन आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिनके अंदर कोई शक्ति या कोई श्राप छुपा होता है जो बड़े बड़े हाथ से बुरी किस्मत और यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है। आज के एपिसोड में हम 5 ऐसे ही डार्क एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके अंदर अद्भुत शक्तियां छुपी हुई हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ ही ऐसे प्राचीन लेख या किताबें हैं जिन्हें रहस्यमयी माना गया है। जिनमें सबसे ज्यादा रहस्यमयी और श्रापित कोडेक्स गीगास को माना जाता है। इसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर खुद डेविल की 50 सेंटीमीटर लंबी ड्राइंग मौजूद है। ये तस्वीर दरअसल किंगडम ऑफ हेवन के डिस्क्रिप्शन के साथ बनाई गई है जो और भी अजीब है। हो सकता है इसे बनाने वाला अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क साफ साफ दर्शाना चाहता था। ये किताब काफी मशहूर है क्योंकि ये काफी बड़ी है, साथ ही इसमें अजीबोगरीब चित्रकारी भी की गई है। ये किताब दरअसल 13वीं सेंचुरी में बोहेमिया नाम की जगह में लिखी गई है जहां आज चेक रिपब्लिक मौजूद है। कोडेक्स गीगास का मतलब जायंट बुक होता है। ये किताब 92 सेंटीमीटर लंबी और 22 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसकी ऊपरी परत में लेदर और मेटल्स लगे हुए हैं। इस किताब के अंदर पूरी लैटिन बाइबल तो है ही, साथ ही इसमें इतिहास और धर्म का ज्ञान भी दिया गया है। इस किताब में जादू टोने और बुरी आत्माओं से बचने के कुछ टोटके भी मिलते हैं। इस किताब को बनाने का मकसद दुनिया के सारे ज्ञान को एक ही किताब में लाना था और इस किताब के बहुत से भाग ऐसे हैं जो लोगों के लिए आज तक रहस्य ही हैं। लेजेंड के अनुसार ये पूरी किताब एक व्यक्ति ने लिखी है, वो भी सिर्फ एक ही रात में। हिस्टोरियंस इस बात को लेकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि उनके अनुसार अगर किताब को बिना ड्राइंग्स के सिर्फ लिखा ही जाए तो भी एक व्यक्ति को इसमें 30 वर्ष का समय लगेगा। अगर किसी व्यक्ति ने इतने सालों तक इस किताब को लिखा होता तो उम्र के साथ उसकी हैंडराइटिंग में बदलाव आना चाहिए था, लेकिन कोडेक्स गीगास की पूरी राइटिंग्स एग्जैक्टली सेम हैं, जैसे कि उसे वाकई एक रात में लिखा गया हो। इस किताब से ज्यादा डरावनी तो इसे लिखने वाले की कहानी है। माना जाता है 13वीं सेंचुरी के दौरान बोहेमिया में एक मंक था जिसने अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया और सजा के तौर पर उसे कैद खाने में डाल दिया गया था। सजा से बचने के लिए मंक ने कहा कि वो रातों रात एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें सारी दुनिया का ज्ञान होगा, लेकिन जैसे आधी रात बीती उसे समझ आ गया कि ये काम असंभव है। तभी उसने डेविल या लूसीफर से प्रार्थना की और अपनी आत्मा का सौदा उसके साथ कर लिया। लूसीफर की शक्तियों से वो किताब एक ही रात में पूरी हुई। थैंक्स गिविंग के लिए मंक ने डेविल की तस्वीर किताब में बनाई और अगली सुबह उसे आजाद कर दिया गया। कोडेक्स गीगास के बारे में एक और कहानी मिलती है। माना जाता है इस किताब से 10 पेजेस गायब कर दिए गए हैं। बुक के कस्टोडियंस पर इसके पोजीशन के बाद बुरा समय आ गया था तो उन्होंने किताब बेच दी। इसे एक राजा ने खरीदा था जो इस किताब के ज्ञान से ऑब्सेस्ड हो गया था। अचानक राजा काफी चिंतित और डरा हुआ रहने लगा और जल्द ही उसका साम्राज्य उससे छीन लिया गया। इसके बाद ये किताब एक लाइब्रेरी में पहुंची। ईयर 1697 में उस लाइब्रेरी में बिना कारण भीषण आग लग गई। इस आग के दौरान इस किताब से 10 पेजेस बाहर गिर गए जो किसी को कभी नहीं मिले। माना जाता है ये पेजेस जानबूझकर किताब से निकाले गए हैं। शायद कोई व्यक्ति किसी खास राज को छुपाना चाहता था जिसके पास वो पेजेस आज भी हो सकते हैं। आज स्वीडन की लाइब्रेरी में कोडेक्स गीगास रखी हुई है। उसे पढ़ने वाले लोग उम्मीद करते हैं कि काश वो 10 पेजेस पढ़ सकते। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के नॉर्दर्न पार्ट को कनेक्ट करने वाली टनल
गॉथार्ड टनल बनने से पहले लोगों को सोलोन गॉर्ज से गुजरना पड़ता था, जो कि ट्यूफेल्सब्रक में मौजूद है। इस गॉर्ज में मौजूद ब्रिज को डेविल्स ब्रिज भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसे खुद डेविल ने ही बनाया था। ये गॉर्ज काफी गहरी और खतरनाक है। इसे पार करने के लिए हमें एक ब्रिज से गुजरना पड़ता है, जो काफी घुमावदार और अजीब है। 13वीं सेंचुरी में गॉर्ज को पार करने के लिए एक लकड़ी का ब्रिज बनाया गया था, लेकिन लकड़ी के ब्रिजेस अक्सर टूटकर बह जाते थे, क्योंकि जब बर्फ पिघलती और पानी का बहाव बढ़ता, ब्रिज उसे संभाल नहीं पाता था। 1595 में लकड़ी की जगह पत्थर से ब्रिज बनाया गया था। अब 25 सितंबर 1799 में नेपोलियनिक वॉर के दौरान डेविल्स ब्रिज में एक घटना घटी। जनरल अलेक्जेंडर सुवरोव के नेतृत्व में सैनिकों ने फ्रेंच पर हमला कर दिया। फ्रेंच सोल्जर्स ब्रिज के पार भाग गए और उन्होंने उसे तोड़ना शुरू कर दिया ताकि रशियंस उस पार ना जा सकें। लेकिन रशियंस ने पास मौजूद शेड को तोड़कर उसकी लकड़ी से ब्रिज बनाना शुरू कर दिया। शाम के 4 बजे तक वो ब्रिज पार करने लायक बनाया जा चुका था। उस इवेंट को दर्शाती ये पेंटिंग JMW टर्नर की है। इसके बाद 1830 में इस ब्रिज को फिर से बनाया गया, जो आज तक वैसा ही है। लेजेंड की माने तो पुराने समय में गोस्चेनेन गांव के निवासी चीज ट्रेड करते थे और उन्हें इसके लिए एक ब्रिज की सख्त जरूरत थी, लेकिन वो जानते थे कि उनसे ब्रिज नहीं बनने वाला। तो गांव के बुजुर्ग ने इसके लिए डेविल से मदद मांगी। डेविल ने उनसे कहा कि ब्रिज बनने के बाद उसे पार करने वाली पहली आत्मा को वो ले जाएगा। रातों रात डेविल ने ये ब्रिज बनाया था, लेकिन सुबह गांव वालों ने डेविल के साथ धोखा किया। उन्होंने एक भेड़ को उस पार भेज दिया था। डेविल ने गुस्से में भेड़ को नदी में फेंक दिया, क्योंकि उसने किसी इंसान की आत्मा की कल्पना की थी। डेविल ने गुस्से में एक विशाल पत्थर उठाया और पहाड़ से नीचे ब्रिज तोड़ने के लिए लाने लगा, लेकिन तभी उसका रास्ता एक पहुंचे हुए संत ने रोक दिया। वो पत्थर जहां रखा था आज भी उसी जगह पर रखा हुआ है, जिसे डेविल स्टोन के नाम से जाना जाता है। इस घटना के बाद गोल्चलेम के निवासी बेहद खुश हुए और उन्होंने रात में जश्न मनाया था। दोस्तों 1558 से लेकर 1570 तक इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ को जॉन डी नाम का व्यक्ति सलाह देता था। ये सलाहकार मैथ्स, साइंस, एस्ट्रोलॉजी और डिवाइनेशन का इस्तेमाल करके भविष्य की गतिविधियों की जानकारी निकालता था और क्वीन को सही फैसले लेने में मदद करता था। धीरे धीरे जॉन ऑकल्ट साइंसेस की गहराइयों में जाने लगा और चमत्कारी आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करने लगा। इनमें से एक आर्टिफैक्ट था ऑब्सीडियन मिरर। दुनिया भर में कई सभ्यताओं ने ऑब्सीडियन मिरर्स का इस्तेमाल प्रेतात्माओं से बातचीत करने के लिए किया है। जॉन डी उस दौरान एडवर्ड केली के साथ काम कर रहे थे। एडवर्ड के पास प्रेतात्माओं को देखने की शक्ति थी और वो बेस मेटल्स को सोने में परिवर्तित करने की कला भी जानते थे। इन दोनों ने ऑब्सीडियन मिरर्स का इस्तेमाल करके कई आत्माओं से संपर्क किया और गुप्त बातों की जानकारी निकाली थी। हमें ये तो नहीं पता कि ऑब्सीडियन मिरर्स ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं, लेकिन 2021 में वैज्ञानिकों ने इतना पता लगा लिया है कि ऑब्सीडियन मिरर्स दरअसल मैक्सिको में पहली बार बनाए गए थे। इन मिरर्स को एस्टेक्स लोग और मायंस इस्तेमाल करते थे। ये लोग इस मिरर से गहने आभूषण बनाते और दूसरी दुनिया के जीवों से इंसाइट्स भी लेते थे। ऑब्सीडियंस दरअसल ज्वालामुखी की चट्टानों को तराश कर बनाए जाने वाले मिरर्स होते हैं। एस्टेक्स मानते थे कि उनके देवता टेस्टेटलीपोका इस मिरर के जरिए उनसे बात करते थे। वो इससे भविष्य और गड़े हुए खजाने की जानकारी भी ले लेते थे, जबकि शमन्स इस कांच का इस्तेमाल बुरी आत्माओं से संपर्क करके काला जादू करने के लिए करते थे। वो लोग इसके जरिए हीलिंग्स किया करते थे और पारलौकिक रहस्यों को जानकर भविष्य की योजनाएं बनाते थे।
इस मिरर का इस्तेमाल इनके खास रिचुअल्स में भी किया जाता था, लेकिन इसका सटीक इस्तेमाल डिवाइनेशन में ही होता था। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स इन मिरर्स को यूरोप लेकर गए थे और माना जाता है कि जॉन डी को भी अपनी यात्रा के दौरान ऑब्सीडियन मिरर मिला था। जॉन डी का ऑब्सीडियन मिरर आज भी लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है, जहां कई बार लोगों ने मिरर के आसपास अजीब गतिविधियां रिपोर्ट की हैं। दोस्तों, स्कॉटलैंड के ड्यूनवेगन कैसल में रखा हुआ प्राचीन फ्लैग फेरी फ्लैग के नाम से जाना जाता है और इसके पीछे एक चमत्कारी कहानी मौजूद है। माना जाता है इस फ्लैग में मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं और इसका जिक्र स्कॉटलैंड की फोल्कलोर और इतिहास में मिलता है। ये फ्लैग छोटे आकार का कपड़ा है जो प्योर सिल्क से बना हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 18 और 26 इंच है। साथ ही इसके बॉर्डर में एम्ब्रॉयडरी का काम भी हुआ है। दोस्तों, ड्यूनवेगन कैसल दरअसल पिछले 800 वर्षों से मैक्लियोड क्लैन का घर रहा है। सदियों से ये कैसल अपने अंदर मौजूद खजाने को संभालते और सुरक्षित रखते आया है। ये फेरी फ्लैग पीढ़ियों से अगली जनरेशन को ट्रांसफर किया गया है और इसके पीछे एक कहानी भी है। माना जाता है पीढ़ियों पहले मैक्लियोड क्लैन के राजा की मुलाकात एक खूबसूरत महिला से हुई थी। वो बेहद आकर्षक और बुद्धिमान थी। राजा को एक ही मुलाकात में उस राजकुमारी से प्यार हो गया, लेकिन ये कोई आम महिला नहीं थी। ये एक फेरी प्रिंसेस थी। फेरी का कहना था कि अगर उसे इंसानों में शादी करनी है तो उसके पिता से इजाजत लेनी होगी। फेरी किंग ने इन दोनों के प्यार को समझा, लेकिन उनके सामने कुछ दिक्कतें थी। वो जानते थे कि अगर उनकी बेटी इंसान के साथ अपना जीवन बिताएगी तो इंसान एक ना एक दिन मर ही जाते हैं। उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए राजकुमारी उसके गम में जिएगी। तो राजा ने उन दोनों को 1 साल का समय साथ रहने के लिए दिया था। जब यह समय पूरा हुआ तब उन दोनों का एक लड़का पैदा हुआ था। अब राजा ड्यूनवेगन कैसल फेरी को लेने पहुंच गए। जाने से पहले फेरी ने राजा से वादा लिया कि वो उस बच्चे को कभी अकेले रोता हुआ नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे बहुत दुख होगा। अब परी के जाने के बाद मैक्लियोड बेहद दुखी हो गए थे। क्लैन मेंबर्स राजा को लेकर काफी परेशान रहने लगे थे। तभी उन्होंने सोचा कि एक शानदार जश्न का आयोजन किया जाए, शायद इससे राजा के मन को सुकून पहुंचे। ये स्कॉटलैंड की सबसे शानदार पार्टी थी, जिसे देखकर राजा को कुछ बेहतर महसूस होने लगा और राजा के चेहरे पर मुस्कान आई। बच्चे का ख्याल रख रही महिला ये देखकर खुद को रोक नहीं सकी और वो बच्चे को सोता हुआ छोड़कर जश्न में शामिल होने बाहर आ गई। लेकिन जश्न की आवाज से बच्चे की नींद खुली और वो रोने लगा। शोर इतना तेज था कि वो महिला बच्चे की आवाज नहीं सुन सकी, लेकिन परी अपने बच्चे की आवाज सुन सकती थी। जश्न के बाद जब राजा उसे देखने गए तो वो एक कपड़े में लिपटा हुआ शांति से सो रहा था। वो महिला नहीं जानती थी कि आखिर ये कपड़ा कहाँ से आया। राजा समझ गए कि ये कपड़ा फेरी क्वीन ने बच्चे को उड़ाया है। तब से ये कपड़ा मैक्लियोड्स का फ्लैग बन गया था। माना जाता है इस चमत्कारी कपड़े की वजह से राजा ने कई जंगें जीती, बीमार पशुओं को ठीक किया, भड़की हुई आग को भी बुझाया। इस फ्लैग में ऐसी शक्ति थी कि अगर युद्ध में इसे वेव किया जाए तो दुश्मन कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन ये शक्ति सिर्फ 3 बार इस्तेमाल करने के लिए थी। पहली बार एक युद्ध के समय मैक्लियोड आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए इसे वेव किया गया। दूसरी बार क्लैन की रानी की जान बचाने के लिए इसे वेव किया गया था। और आज ये फ्लैग ड्यूनवेगन कैसल में मौजूद है। लोगों का मानना है कि आज भी इसकी मदद से एक जंग जीती जा सकती है। दिल्ली का पर्पल सफायर या जेम ऑफ सॉरो एक श्रापित जेमस्टोन है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटल डेथ्स और बदकिस्मती आती है। ये जादुई रत्न
ब्रिटिश सोल्जर्स ने भारत में मौजूद इंद्र भगवान के मंदिर से चुराया था। 1857 के रिवॉल्ट के दौरान कर्नल डब्ल्यू फेरिस ने इस रत्न को चुराया था। उसे लगा ये सिर्फ एक पर्पल सफायर है और वो उसे लेकर इंग्लैंड चला गया। लेकिन घर जाते ही उसके जीवन में बड़ी बड़ी मुसीबतें आने लगीं। परिवार में बीमारियों का सिलसिला शुरू हो गया। उसके एक मित्र ने एक ही दिन के लिए सफायर लिया और उसी दिन उसने सुसाइड कर ली। बाद में एडवन हेरन एलन नाम के एक साइंटिस्ट और ऑथर ने इस जेमस्टोन को कर्नल से ले लिया। वो श्राप पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जैसे ही उसके पास ये स्टोन गया, उसके जीवन में भी मुसीबतें आना शुरू हो गईं। उसने सफायर को अपने दोस्त को तोहफे में दे दिया, लेकिन उसके मित्र की भी जान कुछ ही दिनों में चली गई। अब एलन ने इस जेमस्टोन को एक नहर में फेंक दिया था, लेकिन शहर के ज्वेलर को ये रत्न किनारे पर मिला और उसने एलन को वो रत्न लौटा दिया। अब एलन ने स्टोन को 7 बॉक्सेस में बंद किया और इसके साथ एक गुड लक चार्म बांध दिया था। एलन ने सफायर को बैंक लॉकर में रखवा दिया। उन बॉक्सेस में एक नोट भी था, जिसे भी ये स्टोन मिले वो इसे समंदर में फेंक दे, क्योंकि ये जेमस्टोन सचमुच श्रापित है। एलन की मौत 1944 में हुई और ये बॉक्स उसकी बेटी को दिया गया। उसने ये सफायर म्यूजियम को डोनेट कर दिया और आज भी लंदन म्यूजियम में ये पर्पल सफायर मौजूद है। माना जाता है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में रखे इस सफायर के पास अजीबोगरीब गतिविधियां रिपोर्ट की जाती हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।